न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को हुई है और 24 नवंबर 2025 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक यानी कि 9 फरवरी 2027 तक ये इस पद को सुशोभित करेंगे। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई के उत्तराधिकारी ये होंगे और 23 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति भूषण आर गवई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके विषय में कुछ मूलभूत तथ्यों के साथ इससे संबंधित खबर को थोड़ा विस्तार से। अब भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति कब हुई है? तो 30 अक्टूबर को हुई है। और कब पदभार ग्रहण करेंगे? तो 24 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो देखिए, नियुक्ति का मतलब होता है कि संविधान द्वारा नियुक्त जो प्राधिकारी होता है, जब एक औपचारिक घोषणा करता है तो उस स्थिति को हम नियुक्ति कहते हैं, जो कि 30 अक्टूबर को हुई है। और दूसरा, पदभार ग्रहण करना, ये तिथि कब है? तो जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देंगे कि अमुक व्यक्ति इस पद पर हो रहे हैं, तो वो तिथि आपकी तो हो गई। कौन सी तिथि? नोटिफाइड वाली तिथि 30 अक्टूबर जो की है, जो कि एक नियुक्ति की तिथि होती है। लेकिन जब शपथ लेता है वो व्यक्ति, तो शपथ लेने वाली जो डेट तिथि नियत होती है, उस तिथि को कहा जाता है कि वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन से अपना कामकाज शुरू करते हैं। इनकी अगर बात करें तो इनकी जो जन्म तिथि है 10 फरवरी 1962 है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पेटवार ग्राम में। अब राष्ट्र इनके अगर विषय में हम थोड़ा-सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का एक परिचय भी जान लेते हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी, वो वकालत से हुई थी। और वकालत से करते-करते इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकालत करना शुरू किया और 4 दशक का इनका जो सफर रहा, उनको इस क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। देखिए, एलएलबी इन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से किया। 1984 में जिला अदालत में ही फिर इन्होंने हिसार से ही वकालत शुरुआत की, अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और 1985 में आप देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, यानी चंडीगढ़ में ये फिर प्रैक्टिस करने लगते हैं। 7 जुलाई 2000 को आप देख रहे हैं कि हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी नियुक्त हो जाते हैं। राज्य के सबसे युवा महाधिवक्ता के रूप में इनको जाना जाता है, यानी कि सबसे कम आयु में इस पद पर पहुंचते हैं। उसी वर्ष सीनियर एडवोकेट भी ये बन जाते हैं। 2004 में फिर क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट था, वहां पर ये स्थायी न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। इसके बाद 2007 से लेकर 11 तक नालसा, इसकी शासी निकाय में ये क्या बनते हैं? सदस्य भी बनते हैं। अब देखिए, नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके क्या बनते हैं? इसके शासी निकाय के मेंबर बनते हैं। अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और मई 2019 से सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में ये पदोन्नत भी हो जाते हैं। उसके बाद 14 मई 2025 से नालसा के यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत थे। और इनके करियर को अगर आप इस तरह से देखते हैं तो 4 दशकों से अधिक का सफर ये तय करते हैं। अब ये तो इनके विषय में कुछ परिचयात्मक बातें थी। लेकिन ये जिस पद पर आसीन हुए हैं, उस पद की भी बात करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उस पद पर पहुंचने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। योग्यता क्या होती है? सबसे पहली योग्यता तो ये होती है कि वो नागरिक होना चाहिए भारत का, यानी कि उसके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट में वो कम से कम 5 साल तक, यानी अगर उसके पास जो एक्सपीरियंस की बात करें, तो हाई कोर्ट में इसको कम से कम 5 साल तक, 5 इयर्स का बतौर न्यायाधीश उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि वहां पर बतौर न्यायाधीश वो 5 साल तक काम किए हो, या तो 10 वर्ष तक प्रैक्टिस किए हो। ये एक हाईकोर्ट भी हो सकता है या लगातार एक से अधिक हाईकोर्ट भी हो सकते हैं। यानी कि या तो 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो बतौर जज का, या तो 10 साल का बतौर उन्होंने प्रैक्टिस की हो अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में। अब देखिए, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए, यानी कि न्याय के क्षेत्र में उनके पास जानकारी जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति की नजर में है, ये भी एक कंडीशन है। राष्ट्रपति की राय में अगर वो ऐसे होंगे, तो राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा। ये सारे क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान के आर्टिकल 124, इसका जो खंड 2 है, उसके अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, इनका कार्य क्या होता है, उस पर भी ध्यान दें। तो अगर इनके अधिकारों की बात करें, वैसे तो बहुत व्यापक अधिकार है, इस क्षेत्र के वो सर्वोच्च पद पर आसीन है। लेकिन एक दो चीजें हम आपको बताएं, जैसे कि प्रोटोकॉल जो ये कहता है कि न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वही अमूमन इस पर बैठते हैं, उन्हीं को इसके लिए नामित किया जाता है। और ये वरिष्ठता कैसे तय होती है? तो ये वरिष्ठता उनके कार्य की जो अवधि उसके अनुसार तय होती है, ना कि उनकी उम्र के हिसाब से। अब इनको कहा जाता है रोस्टर का मास्टर।
ध्यान दीजिएगा, इनको कहा जाता है रोस्टर का मास्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोस्टर होता है वो इनको अधिकार देता है, यानी कि रोस्टर के मास्टर का मतलब कोई अगर विशिष्ट मामला होगा तो उस विशिष्ट मामले में विशेष पीठों को सौंपने और सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम कैसे तय होगा, ये अधिकार इनके पास होता है, इसीलिए इनको रोस्टर का मास्टर कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक कोलेजियम होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसमें होंगे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। उस कोलिजियम के साथ राष्ट्रपति परामर्श करता है, तो वहां भी उस कोलिजियम में भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी अहमियत होती है, उनका रोल होता है। इसके अलावा इनके पास जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, यानी कि इस अनुच्छेद 127 याद रखिएगा, आर्टिकल 127 के तहत इनके पास एक अधिकार और होता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी ये कर सकते हैं। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होती है, उस स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सीट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं, तो ये भी इनके पास एक पावर होती है। अब सवाल उठता है कि इनको इनके पद से हटाया कैसे जा सकता है, ये तो इनके अधिकारों की अभी तक बात हो गई। तो इनको इनके पद से हटाने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद, यानी कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत का समर्थन उससे समर्थित एक अभिभाषण प्रस्तुत किया जाए। यानी कि विशेष बहुमत क्या होता है, तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी जितने पूरे सदस्य हैं उसका बहुमत होना चाहिए, और मतदान करने वाले सदस्य जो होते हैं उनमें कम से कम 2/3 लोगों का सपोर्ट होगा, तो इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। इस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। तो ये आज की जो प्रमुख खबर थी। अब हमारी परिपाटी के अभ्यास प्रश्न की, इसका जिम्मा हम हमेशा आप पर छोड़ते हैं, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 129? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। करते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।